अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप सो आप सब ठीक है। और आपने लास्ट लेक्चर भी सुन लिया होगा। लास्ट लेक्चर हमारा किसी वजह से आई थिंक सो हाफ रिकॉर्ड हुआ था और उसके कुछ कंटेंट्स मिसिंग थे जिसको आज हम कवर करेंगे। सो लेक्चर नंबर हमारा आज 22 है और इससे पहले लेक्चर्स में जो मिड के बाद हमने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ फॉर्म में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मिड के बाद हमने बेसिकली डाटा कलेक्शन और एनालिसिस का पोर्शन स्टार्ट किया था और जिसको आज हम वाइंड अप करेंगे। डाटा कलेक्शन के पोर्शन में हमने सबसे पहले ये देखा था कि डाटा होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ा था डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कि आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो डाटा है उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्विंग योर रिस्पोंडेंट्स। और उसके बाद हमने इसको देखा था कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा था कि इसमें एथिक्स का थोड़ा सा इशू आ जाता है। और इसके बाद फिर हमने सेकंड जो पढ़ी थी वो इंटरव्यूज़ पढ़े थे। और उसके बाद हमने फोकस ग्रुप को देखा था जो कि इंटरव्यू की ही एक आप कह सकते हैं एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। और उसके बाद हमने एक सर्वे एनालिसिस किए थे जिसमें हमने क्वेश्चनर को देखा था, क्वेश्चनर की दो टाइप्स को पढ़ा था। और उसके बाद हमने एक रिकॉर्ड वाली टेक्निक को देखा था। सो दीज आर द बेसिक टेक्निक्स जो रिसर्चर नॉर्मली यूज़ करता है फॉर द पर्पस टू कंडक्ट हिज और हर रिसर्च। अब आफ्टर डाटा कलेक्शन जो मेजर पोर्शन होता है या मेजर वर्किंग होती है वो होता है कि आपने उस डाटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो रिलायबल है या क्या जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो वैलिड भी है कि नहीं है। तो रिलायबिलिटी वाला पोर्शन आई थिंक सो हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लिया था थॉरली। तो इसको सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या आपका डाटा रिलायबल है। मतलब लेट्स से सपोज कि हमारा डाटा आज हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप्स दे रहा है और सेम सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या वो डाटा हमें लेट्स सपोज आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ सेम सर्कमस्टेंसेस के अंदर और सेम रिस्पोंडेंट के थ्रू क्या वो डाटा हमें सेम रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं रिलायबिलिटी कि आपका डाटा जो है वो कितना रिलायबल है। और जितनी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही आपके डाटे की आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ जो सी होगी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी होगी। और इसी चीज़ को हमने नीचे भी डिस्कस किया हुआ है कि द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड बाय यूजिंग द सेम मेथड अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस द मेजरमेंट इज़ कंसीडर्ड रिलायबल। कि अगर आपका जो है रिज़ल्ट आपको सेम मिल रहे हो, अगर आप एक डाटे को सेम मेथड से कलेक्ट कर रहे हो, वो सेम मेथड से मुराद ये आप उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यू या किसी भी और मेथड के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने उसके मेथड को सेम रखा और डाटा कलेक्ट किया सेम सर्कमस्टेंसेस के अंदर और अगर वो आपको सेम रिज़ल्ट दे रहा है तो उसको हम रिलायबल डाटा कहते हैं। और इसी की हमने एक एग्जांपल भी की हुई थी कि लेट्स सपोज आपका टेम्परेचर जो है आप डॉक्टर के पास गए और आपका टेम्परेचर चेक करता है वो 100 आता है। तो अगर वो 1 मिनट बाद दोबारा चेक करेगा सेम सर्कमस्टेंसेस और उसके अलावा सेम रिस्पोंडेंट से, तो अगर फिर वो 100 दे रहा है तो आप कह सकते हो कि आपका डाटा जो है रिलायबल है। और इसी तरह ये जो है एग्जांपल थी जो इसके आप ये कह सकते हो उलट थी, ऑपोजिट थी, जिसके अंदर रिलायबिलिटी का फैक्टर कम था। जिसमें ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली हुई है एग्जांपल कि किस तरह 5 डिफरेंट रिस्पोंडेंट से या डिफरेंट डॉक्टर से रिजल्ट्स जो आए थे वो रिलायबल नहीं थे। अच्छा, उसके बाद उसने बताया हुआ आई थिंक ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेजर किस तरह किया जाता है। सो इसके मेथड्स तो नहीं अभी हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि रिलायबिलिटी को मेजर करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू द मेजरमेंट ऑफ योर वैलिडिटी।
मतलब डाटे की वैलिडिटी को जो उनसे मैयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दी इट्स वैलिडिटी रिलायबिलिटी को मैयर करने से। ओके सो उसके बाद रिलायबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स है जिसको अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। इसमें सबसे पहले आ जाती है टेस्ट रीटेस्ट। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे और दोबारा टेस्ट करेंगे। मतलब लेट्स से सपोज आज हमने टेस्ट किया ABC 3 बंदों से डाटा कलेक्ट किया और उनसे हमने डाटा कलेक्ट किया कि क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं है, ठीक है। और आफ्टर 1 मंथ सेम ABC 3 बंदों से सेम क्वेश्चंस हमने पूछे क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर तो उनके रिजल्ट सेम है, मतलब वो फर्स्ट टाइम भी कह रहे थे कि हम सेटिस्फाई नहीं है और सेकंड टाइम भी कह रहे हैं सेटिस्फाई नहीं है और सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका डाटा टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। सो आप इस तरह रिलायबिलिटी इसकी चेक कर सकते हैं। एग्जांपल ये पर्सनल ट्रेड्स वाली हमने लास्ट क्लास में अगेन डिस्कस की हुई थी। उसके बाद आया था आपका इंटरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, मोर देन 1 जो उनसे आपके सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे आपके डाटे को कंक्लूजन लेते हैं और फिर उन सारों को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर सारे जो आपके एग्जामिनर्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम है तो हम कह सकते हैं कि आपका डाटा इंटरेटर रिलायबल है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी तीसरी टाइप आ जाती है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अगेन इस चीज़ को हमने लास्ट टाइम काफ़ी थॉरली पढ़ा था एग्जांपल के साथ कि इंटरनल कंसिस्टेंसी बेसिकली होती है कि आपने लेट से सपोज एक क्वेश्चनर बनाया और उस क्वेश्चनर के अंदर 20 आइटम्स थी और आपने उन 20 आइटम्स को 10-10 में डिवाइड कर लिया और फिर आपने जो अपने रिस्पोंडेंट्स थे उनसे वो फिल अप करवाया, ठीक है। और फिर आपने उन दोनों के रिज़ल्ट्स को मैचअप करना है। अगर तो आपको रिज़ल्ट सेम मिल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि आपका डाटा इंटरनली कंसिस्टेंट है। और अगर आपको रिज़ल्ट सेम नहीं मिल रहे तो आप कह सकते हो आपका डाटा इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब आपका डाटा रिलायबल नहीं है। ओके, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक था, जो मेजर टॉपिक हमने आज करना है और इस चीज़ को वाइंड अप करना है, वो है वैलिडिटी। सो वैलिडिटी को आई थिंक सो हमने इंट्रोडक्शन की हद तक डिस्कस कर लिया हुआ था। बेसिकली वैलिडिटी ये होती है कि आपने देखना होता है कि आप जो मैयर यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पस टू कलेक्ट योर डाटा, क्या वो मैयर सही है, ठीक है, और क्या वो मैयर आपको वही डाटा दे रहा है जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें जिसको क्लैरिफाई करना है। सबसे पहले तो ये कि मैयर क्या होता है। मैयर बेसिकली आपकी वो टेक्निक होती है थ्रू विच यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डाटा। लेट्स सपोज जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया कि ABC बंदे से 3 बंदों से हमने डाटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द लेवल ऑफ देयर जॉब सेटिस्फेक्शन, कि क्या वो सेटिस्फाई है, नहीं अगर है तो कितनी क्या लेवल है उनके जॉब के सेटिस्फेक्शन का। तो अब मैयर क्या है, लेट्स सपोज आप उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो थ्रू इंटरव्यू, या आप उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो थ्रू योर ऑब्जर्वेशन, या आप उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ सर्वे। अब ये 3 मैयर है और इन 3 मैयर्स के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने सबसे पहले इंटरव्यू की है। सो इंटरव्यू में अगर आप उनसे क्वेश्चंस करोगे कि आप क्या अपनी जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो नॉर्मली चांसेस है कि वो जो आपको डाटा देंगे वो थोड़ा सा फेक होगा, बिकॉज वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी जो इंटरनल उनकी आप ये कह सकते हो कि फीलिंग है रिगार्डिंग द सेटिस्फेक्शन लेवल, वो आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चांस है कि माइट भी पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनसे ये चीज़ डिस्कस करें और जॉब सिक्योरिटी की वजह से वो फिर आपको फेक इन्फॉर्मेशन देगी। और सेकंड टेक्निक आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि क्या ये बंदा जब जॉब पे आता है तो इसके जेस्चर्स पोस्चर्स क्या वो हाईली एनर्जेटिक है या फिर ऐसे जैसे एग्जॉस्टेड बंदा काम कर रहा होता है।
तो अगर तो वो बंदा एग्जॉस्टेड है तो आप ये कह सकते हो कि माइट बी पॉसिबल है ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। और अगर वो हाईली एनर्जेटिक वे में काम कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये अपनी जॉब से सेटिस्फाई है और अपनी जॉब को इंजॉय कर रहे हैं। तो सेकंड मेजर ये हो सकता है, लेकिन इसके अंदर चांसेस कम होते हैं। मतलब इसके अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है। और तीसरी टेक्निक आप ये कर सकते हैं कि आप क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें इशू ये होगा कि आप दो टाइप से क्वेश्चनर को यूज़ कर सकते हैं ना। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि आप एनोनिमस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एनोनिमस इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आप अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं लोगे आप, लेट्स सपोज आप क्या कहते हो, आप एक क्वेश्चनर 10 आइटम्स क्वेश्चनर है, आप वो अपने रिस्पोंडेंट्स को दे देते हो और आप उनको कहते हो कि आप इसको फिल आउट करके मुझे वापस कर दो, लेकिन आपने ऊपर अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चनर में क्या होगा, आपका जो एम्प्लॉय फिलअप करेगा तो उसे ये आइडिया होगा कि माइट भी पॉसिबल है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। अगर हो भी गई तो मैनेजमेंट ये नहीं जान पाएगी कि ये किसने किया होगा डाटा फिल। तो इन दैट सिनेरियो पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि आपको जो डाटा मिल रहा है वो एक्यूरेट है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप क्वेश्चनर फिल करवाते हैं और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। और इस केस में क्या होगा कि अगेन वही इंटरव्यू वाला सिनेरियो अगेन रिपीट होगा कि जो आपका रिस्पोंडेंट होगा वो थोड़ा सा हेजिटेशन फील करेगा कि अगर मैं अपने नाम के साथ नीचे क्वेश्चनर फिल करते हुए ये लिख देता हूँ कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ दिस फैक्ट्री ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो माइट भी पॉसिबल है उसका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उसको निकाल दे जॉब से। सो वो फिर अगेन थोड़ा सा एजिटेशन फील करेगा। सो अब ये 3 मेजर्स थे, डिफरेंट मेजर्स थे थ्रू विच यू कैन गैदर थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द डाटा। और अगर हम देखें कि इन तीनों मेजर्स में से सबसे ज़्यादा वैलिड मेजर कौन सा है, तो वो आपका क्वेश्चनर आएगा और एनोनिमस क्वेश्चनर आएगा, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें फेक इन्फॉर्मेशन के चांसेस है। और आपका जो क्वेश्चनर विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा उसके अंदर भी चांसेस है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है आपको फेयर जो उसका रिव्यू है या फेयर जो उसके एनालिसिस है या फेयर जो उसकी फीलिंग्स है वो ना बता सके। सो वो केस भी। और ऑब्जर्वेशन में ये है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशनल जो आपकी पावर है वो होनी चाहिए फॉर द पर्पज़ टू कलेक्ट योर डाटा, फॉर द पर्पज़ टू कलेक्ट द राइट डाटा। तो ये चीज़ है कि आपने अगर वैलिडिटी क्या होती है कि आप कितने एक्यूरेटली डाटा को कह सकते हो कि वैलिड डाटा है। जो आप डाटा लेना चाहते थे वही आपको डाटा मिला है और आपका जो आप ये कह सकते हो कि मेजर है वो आपने कोई गलत यूज़ नहीं किया हुआ। अच्छा, इसके अंदर नीचे एग्जांपल एक आई थिंक सो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस की हुई थी। सो एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज आपने थर्मोमीटर के थ्रू आपने टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है। और आपका जो बार बार आपको रिज़ल्ट दे रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज वो 100 आपको रिज़ल्ट दे रहा है, आपने 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा, तो अब ये जो रिज़ल्ट आपको दे रहा है 3-4 दफ़ा देखा तो सेम आपको रिज़ल्ट दे रहा है। मतलब आपका जो डाटा है वो आपका डाटा रिलायबल तो है, लेकिन अब इशू ये है कि आपका जो थर्मोमीटर है वो किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो 3 या 4 या 5 पॉइंट्स जो उनसे है वो ज़्यादा आपको दिखा रहा है। मतलब एक्चुअल में उसका 95 है लेकिन आपको शो 100 करवा रहा है और हर दफ़ा 100 करवा रहा है। तो आपका डाटा रिलायबल तो होगा लेकिन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप जो मेजर यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पज़ टू कलेक्ट योर डाटा वो मेजर ही सही नहीं है। सो ये बेसिक एग्जांपल थी वैलिडिटी की। उसके बाद आ जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है आपकी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहले आ जाती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब इसमें क्या होता है कि क्या आपका डाटा एग्जिस्टिंग थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो आपका डाटा एग्जिस्टिंग थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है या एग्जिस्टिंग नॉलेज को सपोर्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये आपका डाटा जो है वैलिड है।
और अगर आप उसको एग्जिस्टिंग थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि आपका डाटा वैलिड नहीं है। इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, लेट्स सपोज एक थ्योरी डिस्कवर की मैस्लो ने। हम एक सपोज थ्योरी लेते हैं। सो मैस्लो ने एक थ्योरी सपोज की या प्रेजेंट की कि आपकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है लीव के साथ या छोड़ जाने के साथ, या इंटेंशन टू लीव मतलब वो सोचना कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ, इसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, इस थ्योरी का मकसद क्या है या इस थ्योरी की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन हम करें तो ये क्या हमें बता रही है कि अगर आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी जो इंटेंशन टू लीव है वो कम होती जाएगी, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, या इन्वर्स रिलेशनशिप है। और जब आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन कम होगी आपकी इंटेंशन टू लीव ज़्यादा होती जाएगी। कॉमन सेंस की बात है कि जब आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से तो आपकी इंटेंशंस यही होगी कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। सो ये एक थ्योरी थी। अच्छा, अब आपने एक रिसर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन पे और आपने डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्शन के बाद आपको पता लगा कि आपका डाटा कलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी अगर जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है तो आपका जो इंटेंशन टू लीव है वो कम हो जाती है। सो मतलब क्या हुआ कि आपके डाटे के रिजल्ट्स जो उनसे है वो डायरेक्टली मैच हो रहे हैं एक थ्योरी के साथ जो मैस्लो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी विच मीन्स डैट कि आपका डाटा वैलिड है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उसमें है। अगेन, अगर तो आपका डाटा एग्जिस्टिंग थ्योरी से एग्री कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका डाटा वैलिड है। अब इसका सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपने डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो इस तरह है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के इंक्रीज़ होने से आपकी इंटेंशन टू लीव भी इंक्रीज़ होती जा रही है। अब ये कॉमन सेंस की बात, मतलब ऑब्वियस है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर एक बंदा अपनी जॉब से सेटिस्फाइड भी है तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा या मैं ये जो उनसे अपनी डेजिग्नेशन से मतलब रिज़ाइन कर दूंगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा। सो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो डाटा के रिजल्ट्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं एग्जिस्टिंग थ्योरी से। सो इन दैट केस क्या होगा, आपका डाटा कंस्ट्रक्टली वैलिड नहीं होगा। अगेन, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको क्या बताती है कि आपके जो डाटा है जो आपने किसी ना किसी मैयर के थ्रू कलेक्ट किया है क्या वो एग्जिस्टिंग थ्योरी या एग्जिस्टिंग नॉलेज को सपोर्ट कर रहा है। अगर तो वो अलाइन है विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, सो हम कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो कंस्ट्रक्ट वैलिड है। और अगर वो अलाइन नहीं है आपके जो प्रीवियस नॉलेज है या आप ये कह लो कि प्रीवियस थ्योरी है, सो आप कह सकते हो कि आपका डाटा कंस्ट्रक्टली वैलिड नहीं है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपकी आ जाती है कंटेंट वैलिडिटी। अच्छा, कंटेंट बेसिकली इसमें हम ये कहते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी से मुराद ये है कि क्या आपका जो मैयर है जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो आप जो मैयर करना, जो आप रिज़ल्ट चाहते हो या जो वेरिएबल को आप मैयर करना चाहते हो, क्या उसके तमाम आस्पेक्ट्स को मैयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज इधर हमें नीचे एग्जांपल इसकी जो पढ़ी है वो आर्ट्स की पढ़नी है। क्या आर्ट्स के अंदर आपके स्पीकिंग टेस्ट भी होता है, आपका रीडिंग टेस्ट भी होता है और आपका लिसनिंग टेस्ट भी होता है। सो लेट्स सपोज आपने देखा कि क्या एक जो आर्ट्स के हाई बैंड लेने वाला बंदा है क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी हासिल करता है या इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी फ्लुएंसी लेवल क्या होता है। सो अगर हम कॉमनली देखें तो वो यही होगा कि जिसके बैंड ज़्यादा होंगे उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी ज़्यादा होगी। हम ये करते हैं कि अब इसके 3 लेट्स सपोज हम कंटेंट्स बना लेते हैं, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, वैसे 4 होते हैं। सो हम कहते हैं कि हमने 2 चीज़ों को मैयर किया, हमने स्पीकिंग को मैयर कर लिया, हमने रीडिंग को मैयर कर लिया, लेकिन हमने लिसनिंग को इग्नोर कर दिया। अब एक एस्पेक्ट को अगर आप इग्नोर करने के बाद ये रिज़ल्ट निकालोगे कि आपकी जो आइट्स के बैंड इम्प्रूव होने से आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी इम्प्रूव हो जाती है, सो वो रिज़ल्ट आपके वैलिड नहीं होंगे क्योंकि आपने उसके सारे कंटेंट्स को तो कवर नहीं किया।
आपने तो उसका एक मेजर जो कंटेंट था उसको तो आपने मिस कर दिया। सो कंटेंट वैलिडिटी ये कहती है कि आपका अगर क्वेश्चन आए, आपका अगर इंटरव्यू या आपका अगर ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका जो स्केल है मेजरमेंट स्केल, वो सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं वाइल कलेक्टिंग द डाटा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो कंटेंट वैलिडिटी रखता है, और अगर वो सारों को कंसीडर नहीं कर रहा तो आपका डाटा कंटेंट वैलिडिटी नहीं रखता। उसके बाद हमारी लास्ट वन आ जाती है, वो है क्राइटेरियन। लेट्स सपोज आपने क्राइटेरियन क्या होती है, एग्जांपल के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपने अभी आप इलेक्शन करवा रहे हैं पाकिस्तान में, और आप ये चाहते हैं कि आप मतलब आपको एक सर्वे के थ्रू या आपको कुछ ऑब्जर्वेशन या आपको प्रीवियस 2 ईयर की परफॉर्मेंस से ये आइडिया हो गया कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो PMLN की होगी, ठीक है। अब आपका क्राइटेरिया ये है कि आपने विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट आपने ये मेजर करना है कि क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट किस पार्टी की होगी, या जो हाईएस्ट वोटिंग है वो किस पार्टी को मिलेगी। अब लेट्स से सपोज आपका जो डाटे के बाद रिजल्ट्स आया वो ये बता रहे हैं कि PTI ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, PMLN ने इस सिनेरियो में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और पीपल पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये तो आपका क्राइटेरिया ही नहीं था। आपकी रिसर्च का क्राइटेरिया तो बेसिक ये था कि आपने सिर्फ बताना है कि क्या जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ट्रेंड क्या है, उसमें जो आपकी जनरल पब्लिक है वो किस तरफ जाना चाहती है या वो किसको सपोर्ट करना चाहती है। तो बेसिक क्राइटेरिया जो आपकी रिसर्च तक का था वो तो ये था। सो अगर तो आपका मेजर मतलब आपकी कोई भी डाटा कलेक्शन टेक्निक इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये क्राइटेरियन वैलिडिटी इस डाटे में मौजूद है। और अगर कोई आपका मेजर इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा बल्कि वो कुछ और ही आपको आंसर दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो डाटा है वो वैलिड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंट टाइप्स थी वैलिडिटी की। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को किस तरह टेस्ट करते हो। अच्छा, इसको हम कम्प्रीहेंसिवली तो पढ़ेंगे जब हम डाटा एनालिसिस के पोर्शन में जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपको सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि कौन सी बेसिक टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती है फॉर द पर्पस टू चेक दी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ योर डाटा। नॉर्मली रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए क्रोनबेक अल्फ़ा को यूज़ किया जाता है, और जो इसका आप ये कह सकते हो कि आइडियल स्केल है या बेसिक रूल है वो ये है कि आपका क्रोनबेक अल्फ़ा जो से 0.80 से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्स ये 1 पॉइंट तक जा सकता है। और अगर आपका जो क्रोनबेक अल्फ़ा है 0.18 से कम है तो हम कह सकते हैं कि आपका डाटा रिलायबल नहीं है। मतलब अगर आप इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हो, अगेन टेस्ट करते हो सेम सर्कमस्टेंसेस और सेम रिस्पोंडेंट से, तो माइट भी पॉसिबल है वो आपको एडवर्स या अपोजिट रिजल्ट दे दो। सो ये बेसिक मेजर है फॉर द पर्पस टू कैलकुलेट दी रिलायबिलिटी ऑफ योर डाटा। सेकेंड जो सा मेजर है वो है वैलिडिटी। और वैलिडिटी जैसे आपको पता है कि 3 बेसिक टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स की वैलिडिटी है, तो इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है। लेकिन जो मेजर टेक्निक है वो कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होता है, अगेन जब हम डाटा एनालिसिस वाला पोर्शन करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। सो ये हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये बेसिक आपका और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ योर रिसर्च है कि आपने डाटा कलेक्शन किस तरह करना है और उसके बाद फिर आपने उसको एनालिसिस किस तरह करने हैं। और अगेन इसको समराइज फॉर्म में एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा आपने कलेक्ट करना होता है ताकि आप जो से अपने वो रिस्पोंडेंट है या जो आप रिसर्च करना चाहते हो वो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई प्रूफ देना है तो वो डाटा के थ्रू ही दे सकते हो कि क्या आपके जो पब्लिक है वो क्या चाहती है या आपके रिस्पोंडेंट या पॉपुलेशन क्या चाहती है। और डाटा कलेक्शन टेक्निक्स में डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती है जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, फोकस ग्रुप और रिकॉर्ड आ जाता है। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद फिर डाटा एनालिसिस टेक्निक्स, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी।
सो ये आपका आज का टॉपिक था। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बच्चों आप ग्रुप में मैसेज कर देना। नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले आपके क्वेश्चंस को, क्यूरीज को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।